बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग कि ब्रीथिंग का प्रोसेस किस तरह कंट्रोल होता है। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं अपने लेक्चर का। और आज के वीडियो लेक्चर में हम थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग। तो नॉर्मली ब्रीथिंग जो है ये एक इनवॉलंटरी प्रोसेस है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे काबू में नहीं होता नॉर्मली। लेकिन इनवॉलंटरी प्रोसेस होने के अलावा कुछ वॉलंटरी कंट्रोल भी पॉसिबल है। ब्रीथिंग जो है कुछ हद तक वॉलंटरी पॉसिबिलिटी भी इसकी होती है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम वॉलंटरी कंट्रोल पढ़ेंगे और इनवॉलंटरी कंट्रोल पढ़ेंगे ब्रीथिंग का। तो चलिए अब स्टार्ट लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वॉलंटरी कंट्रोल का। तो वॉलंटरी कंट्रोल को डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पर कुछ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स हैं, इनको बारी बारी डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमने एक सिंपल सा डायग्राम बना दिया है नर्वस सिस्टम का। इसमें ये ऊपर वाला पोर्शन क्या कहलाता है, ये है ब्रेन। और ब्रेन में यहाँ पर ये फोल्डेड रीजन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ये फोल्डेड रीजन क्या कहलाता है, इस फोल्डेड रीजन को सेरेब्रम का नाम दिया जाता है। तो ये हो गया सेरेब्रम। अब इसके अलावा और भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, लेकिन हमारा काम जिस चीज़ के साथ है हम उसी चीज़ पे यहाँ पे मेनली फोकस करेंगे। सारी पार्ट्स को यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। अब सेरेब्रम के अलावा नीचे यहाँ पर एक पोर्शन मौजूद होता है जो कि पोन रीजन के नीचे पड़ा होता है। और इस रीजन को क्या कहा जाता है, इस रीजन को नाम दिया जाता है मिडोला ओब्लांगेटा। ये क्या है, मिडोला ये हो गया मिडोला ओब्लांगेटा। और मिडोला ओब्लांगेटा से नीचे क्या होता है, ये नीचे एक बंडल होता है न्यूरॉनों का, जिसको कलेक्टिवली नाम दिया जाता है क्या, स्पाइनल कॉर्ड। तो ये हो गया आप लोगों का स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर हमने एक और स्ट्रक्चर बना दिया है। इस स्ट्रक्चर में यहाँ पर ये चीज़ें क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये है आप लोगों के लंग्स। ये हो गए आप लोगों के लंग्स, फेफड़े। और फेफड़ों के इर्द गिर्द क्या मौजूद होते हैं, रिब्स मौजूद होते हैं। तो रिब्स का डायग्राम हमने यहाँ पर कंप्लीट नहीं बना दिया है, क्योंकि फिर इसे ये डायग्राम थोड़ा ख़राब हो जाएगा। तो शॉर्टकट में यहाँ पे हमने रिब्स को रिप्रेजेंट कर दिया है यहाँ पे ब्लैक डॉट से। ये आप लोगों को ये ब्लैक डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, दीज आर रिब्स। तो ये हो गया आप लोगों का रिब। और रिब्स के बीच में यहाँ पर मसल्स मौजूद होते हैं। इन मसल को हमने रेड कलर से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है। और इन मसल को कहा जाता है इंटरकोस्टल मसल। इंटरकोस्टल मसल, रिब्स के बीच में जो मसल मौजूद होती है उनको इंटरकोस्टल मसल कहा जाता है। और लंग के नीचे यहाँ पर एक और मेम्ब्रेन पड़ी होती है। स्केलेटल मसल से ये मेम्ब्रेन बन चुकी होती हैं। और इस पर्दे ने क्या कर दिया है, इस पर्दे ने चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी इन दोनों को एक दूसरे से सेपरेट कर दिया है। और ये मेम्ब्रेन जो है ये ब्रीथिंग में काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है, ये ब्रीथिंग में काफ़ी हेल्प देती है। और इस मस्कुलर मेम्ब्रेन को कहा जाता है, क्या नाम दिया गया है, इसको कहा जाता है डायाफ्राम। ये हो गया आप लोगों का डायाफ्राम। अब डायाफ्राम के अलावा यहाँ पर हमने एक और स्ट्रक्चर बना दिया है, इसके अंदर भी ये डिस्कस करते हैं। ये है आप लोगों का हार्ट। और हमारे हार्ट से यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल से एक बड़ा ब्लड वेसल निकलता है जिसको आयोटा कहा जाता है। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर, दिस वन इज कॉल्ड एओर्टा या आयोटा। एओर्टा, एओर्टा, ये हो गया एओर्टा। एओर्टा जो है फर्दर ब्रांचेस देती हैं। यहाँ पर ये आगे एक ब्रांच देता है यहाँ पर। ये ब्रांच जो है इसको कहा जाता है ब्रेकियोसेपेलिक आर्टरी। जो पहला ब्रांच देता है आयोटा, इसको कहा जाता है ब्रेकियोसेपेलिक आर्टरी। सिंपली मैंने बी ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। और इसी तरह इस साइड पे भी एक ब्रांच देता है और इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। सिंपली मैंने LSA से रिप्रेजेंट कर दिया, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। अब ये ब्रेकियोसेपेलिक आर्टरी जो है ये आगे दो में डिवाइड हो जाती है।
तो फर्स्ट वन ये ब्रांच जो देता है ये कौन सा है, ये है राइट सबक्लेवियन आर्टरी। और एक ऊपर ब्रांच दे देता है दिस वन विच सप्लाई ब्लड टू द हेड रीजन, और इस ब्रांच को नाम दिया जाता है राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। सिंपली मैंने RCA से रिप्रेजेंट कर दिया, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। और यहाँ पर एओर्टा जो है एक और ब्रांच भी दे देता है जो कि ऊपर ब्रेन की तरफ सप्लाई कर देता है ब्लड की, और इसको कहा जाता है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। इसको मैंने सिंपली LCA से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये तो हो गया जर्नल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट चीज़ों का। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इनवॉलंटरी कंट्रोल। तो इनवॉलंटरी कंट्रोल को समझने से पहले यहाँ पर मिडोला के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, इनको हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। तो ये मिडोला रीजन जो है इसके अंदर ग्रुप ऑफ सेल्स पाए जाते हैं, और इन ग्रुप ऑफ सेल्स को स्पेशल नाम दिए गए हैं। तो फर्स्ट वन यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है ग्रीन कलर से, और इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है VRG, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। इसे क्या कहा जाता है, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। ये डायग्राम हमने क्या बना दिया है, ये है ब्रेन और स्पाइनल कार्ड का साइड वेव डायग्राम। और साइड वेव डायग्राम में ये पोर्शन कौन सा है, ये है वेंट्रल पोर्शन। आगे फेस रीजन की तरफ जो साइड है दिस वन इज कॉल्ड वेंट्रल साइड, और ये पीछे बैकबोन साइड की तरफ जो साइड है वो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड का, इसको कहा जाता है डोर्सल साइड। तो ये वेंट्रल मिडोला के वेंट्रल पोर्शन में पाया जाता है, इसलिए इसको वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप कहा जाता है। तो ये तो हो गया VRG। अब इसके अलावा यहाँ पर एक अनदर ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स यहाँ पर मौजूद होते हैं, और ये जो होते हैं ये साइड पे मौजूद होते हैं। ये क्या है, वेंट्रल आगे साइड की तरफ है, और ये क्या होता है, ये लेटरल साइड्स पे होता है। तो इसको कहा जाता है, इसको नाम दिया जाता है LRG। इसको कहा जाता है लेटरल रेस्पिरेटरी ग्रुप। और यहाँ पर लेटरल रेस्पिरेटरी ग्रुप के अलावा यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर भी मौजूद होता है, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं जिनको कहा जाता है DRG। इसको क्या कहा जाता है, DRG, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, क्योंकि ये डोर्सल साइड पे हैं। तो ये स्ट्रक्चर जो हैं VRG, LRG एंड DRG बेसिकली यही कंट्रोल करते हैं हमारा ब्रीथिंग मैकेनिज़्म। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि इंस्पायरेशन के दौरान क्या फेनोमेना इसके अंदर परफॉर्म होता है, और इसके अलावा एक्सपायरेशन के दौरान इसके अंदर क्या फेनोमेना परफॉर्म होता है। तो दो चीज़ें हैं, दो रीजन हैं जिनकी वजह से ये स्ट्रक्चर जो मिडोला ऑब्लांगेटा के अंदर पड़े हुए हैं VRG, LRG और DRG, जो ये स्टिमुलेट होते हैं, दो रीजन हैं उनसे ये स्टिमुलेट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एक रीजन जो है वो है सेंट्रल रीजन, और दूसरा जो है पेरिफेरल रीजन, जो है पेरिफेरल रीजन से भी ये कंट्रोल होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो रीजन मौजूद है उससे किस तरह स्टिमुलेट होते हैं ये। तो यहाँ पर हमने एक ब्लड वेसल बना दिया है, ये क्या है, एक ब्लड वेसल बना दिया है, और बेसिकली ये क्या है, ये है आर्टरी, रेड कलर से हमने बना दिया है। और फॉर एग्जांपल ये क्या है, ब्रेन के अंदर एक ब्लड वेसल है, लेकिन एक्सप्लेनेटरी पर्पसेस के लिए यहाँ हमने बाहर बना दिया है। और इसके अंदर फॉर एग्जांपल हमने एज्यूम कर लिया कि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ गया, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन जब ब्लड के अंदर इंक्रीज़ हो जाता है और ये ब्लड जब ब्रेन तक पहुंच जाती है, तो ब्रेन के साथ ये ब्लड किसके थ्रू कनेक्ट होती हैं, ये CSF के थ्रू सेलों के साथ कनेक्ट होती हैं। ये रीजन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ब्रेन का, इस रीजन को मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि ये क्या है, ये है CSF रीजन। CSF वो रीजन है जिसके अंदर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड की
एग्जैक्ट एनाटमी किस तरह होती हैं, ये आगे एक चैप्टर आने वाला है जो कि है नर्वस कोऑर्डिनेशन, उसमें हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक्सप्लेनेटरी पर्पज़ के लिए यहाँ पर हमने एक छोटा सा रीजन पिकअप कर लिया है ताकि आप लोगों को ये ब्रीथिंग का कंट्रोल सिस्टम जो है ये बता सके। तो ये एग्जैक्ट एनाटॉमिकल डायग्राम नहीं है, ये जस्ट फंक्शनल डायग्राम है। तो ये CO2 जो है यहाँ से क्या हो जाता है, ट्रांसपोर्ट हो गया पहले किसकी तरफ, CSF फ्लूइड की तरफ, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की तरफ। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में क्या होता है, CSF में वाटर भी मौजूद होता है। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम होता है, उसकी हेल्प से ये दोनों आपस में इकट्ठे हो जाते हैं और ये क्या बना देते हैं, एक एसिड बना देते हैं H2CO3, और इस एसिड को कहा जाता है कार्बोनिक एसिड। अब ये कार्बोनिक एसिड जो होता है ये अनस्टेबल कंपाउंड होता है और ये वापस टूट जाता है कार्बोनेट आयन में और इसके अलावा हाइड्रोजन आयन में। तो जितना ज़्यादा अमाउंट में CO2 होगा उतना ज़्यादा अमाउंट में कार्बोनिक एसिड बनेगा और उतना ज़्यादा अमाउंट में यह टूटेगा। तो इससे यहाँ पे एक बात वाज़ेह होती है कि हमारे पास CSF के अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। जब ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो ये आगे क्या कर लेता है, ये आगे आप लोगों का DRG जो है इसको स्टिमुलेट कर देता है। स्टिमुलेशन के लिए यहाँ पे मैंने पॉजिटिव साइन लगा दिया। तो DRG के न्यूरॉन जब स्टिमुलेट हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, ये आगे स्टिमुलेट करवाते हैं किस चीज़ को, ये आगे स्टिमुलेट कर देते हैं VRG को भी, और इसके अलावा ये स्टिमुलेट कर देते हैं LRG को भी। इन दोनों ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स को ये क्या कर देते हैं, DRG क्या कर देता है, इसको स्टिमुलेट कर देता है। तो इनसे फिर आगे न्यूरॉन चले जाते हैं। यहाँ VRG से भी हमने एक रेड कलर से क्या कर दिया है, न्यूरॉन रिप्रेजेंट कर दिया है कि इससे नीचे जा चुका है, इसी तरह LRG से भी और इसी तरह DRG से भी। तो इनसे न्यूरॉन आगे जा चुके हैं। अब यहाँ पर एक मेन पॉइंट मैं आप लोगों को और बता देता हूँ, ये VRG जो है, ये पॉइंट ज़रूरी है, ये दो पॉइंट्स यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ। VRG जो है, VRG ये एज आ इंस्पायरेटरी सेंटर के तौर पे काम करता है। इंस्पायरेशन में ये इन्वॉल्व होता है। इंस्पायरेशन में कौन इन्वॉल्व होता है, VRG। उसके रेट में भी कि कितने रफ्तार से इंस्पायरेशन लेना है, और इसके अलावा डेप्थ के बारे में भी कि कितना गहरा लेना है। गहरे से मुराद ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम कितना गहरा सांस ले रहे हैं, तो ये डेप्थ और इसी तरह स्पीड जो है, ऐसा स्पीड जो है इंस्पायरेशन का, इसको भी कौन कंट्रोल कर देता है, VRG, डेप्थ एंड रेट ऑफ रिस्पायरेशन। इसके अलावा नेक्स्ट वन, ये दो जो हैं DRG एंड LRG, ये दो जो हैं ये मेनली किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये एक्ट करते हैं एज अ एक्सपायरेटरी सेंटर, एक्सपायरेटरी सेंटर के तौर पे। अच्छा, तो ये दो पॉइंट तो आप लोगों को हो चुके होंगे। अब ये हो गया एक वे जिसके ज़रिए क्या होता है, ये मिडल ऑफ ब्लैंकेटा के अंदर जो रिस्पायरेटरी सेंटर्स मौजूद है इनका स्टिमुलेशन होता है। अब इसके अलावा एक दूसरा वे भी है, एक दूसरा रास्ता भी है जिसको पेरिफेरल वे कहा जाता है। पेरिफेरल वे के ज़रिए भी ये क्या होते हैं, स्टिमुलेट होते हैं। तो वो किस तरह, तो यहाँ पर जो हमने ये स्ट्रक्चर बना दिया है, इसमें यहाँ पर लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो है, और इसके अलावा ब्रेकियोसेपेलिक आर्टरी का जो डिवीज़न पॉइंट है, यहाँ पर कुछ स्पेशलाइज सेल पड़े होते हैं। ये सेल जो हैं इनको मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है ग्रीन कलर से। तो इन सेल्स को कहा जाता है कैरोटिड बॉडीज़। इनको क्या कहा जाता है, कैरोटिड बॉडीज़। और यहाँ पर आयोटा के अंदर भी यहाँ पर स्पेशलाइज सेल्स मौजूद होते हैं, या जो यहाँ पर भी मैंने इनको ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर दिया है, इनको कहा जाता है आयोटिक बॉडी। इसको क्या कहा जाता है, आयोटिक बॉडी। ये हो गया आयोटिक बॉडी। वो दो है तो इसलिए मैंने कैरोटिड बॉडीज़ लिख दिया, और ये एक है
तो इसलिए मैंने आयोटिक बॉडी लिखा। अब ये तीन रीजन जो हैं, ये तीन रीजन स्पेशलाइज सेल्स के, ये क्या करते हैं, इनमें ये खूबी मौजूद होती हैं, ये एज आ कीमो रिसेप्टर के तौर पे काम करते हैं, केमिकल को डिटेक्ट कर देते हैं। कौन कौन से केमिकल है? फर्स्ट वन है इंक्रीज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है तो ये इंक्रीज अमाउंट को डिटेक्ट कर लेते हैं। दूसरा, ऑक्सीजन का जो पार्शल प्रेशर है, जब वो 60 मिलीमीटर से कम हो जाए ब्लड के अंदर तो तब ये डिटेक्ट कर लेता है ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी को। और थर्ड वन पॉइंट जो है वो है हाई या इंक्रीज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। ये हाइड्रोजन आयन कहाँ से आते हैं ब्लड में, इसके पीछे बहुत लंबी चौड़ी कहानी छुपी हुई है। अब यहाँ पे उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे, बस आप लोग यहाँ पे इतना याद रख लें कि ब्लड के अंदर हाइड्रोजन आयन्स मौजूद होते हैं। तो एक दफ़ा जब इनका भी कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो जाए तो इसकी वजह से भी ये कैरोटिड बॉडीज़ और आयोटिक बॉडी जो है ये स्टिमुलेट हो जाते हैं। अब ये दो ऊपर जो है कैरोटिड बॉडीज़, ये जब इन चीज़ों से स्टिमुलेट हो जाएं तो ये आगे मैसेज भेज देते हैं एक नर्व के थ्रू। और ये कौन सा नर्व है? ये है नाइन्थ नर्व। ये है नाइन्थ नर्व, ये है नाइन्थ नर्व, जिसको ग्लासोपेरिंजियल नर्व कहा जाता है। और इसके अलावा आयोटिक बॉडी के साथ जो नर्व अटैच है वो है नर्व नंबर 10 और इसका नाम होता है वेगस नर्व। तो ग्लासोपेरिंजियल नर्व और वेगस नर्व ये दोनों क्या करते हैं, ये आगे मैसेज ले जाते हैं किस चीज़ के बारे में? इंक्रीज अमाउंट ऑफ CO2, डिक्रीज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड हाई कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, इनके बारे में मैसेज भेज देते हैं आगे। यहाँ पे मैंने दोनों को इकट्ठा लिख दिया है एक्सप्लेनेटरी पर्पसेस के लिए, हालांकि ये दोनों अलग अलग होते हैं। कौन कौन? ग्लासोपेरिंजियल और इसके अलावा वेगस नर्व। और ये आगे चले जाते हैं ब्रेन की तरफ, और ब्रेन में ये कहाँ पे? DRG को स्टिमुलेट कर देते हैं। और DRG अगेन फिर क्या करता है? VRG और LRG को साथ में स्टिमुलेट कर देता है। तो ये दो मैकेनिज़्म हो गई, एक सेंट्रल मैकेनिज़्म जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर इसका स्टिमुलेशन होता है, और ये एक हो गया पेरिफेरल सेंटर, जो कि ये क्या है, हार्ट तो ब्रेन से दूर पड़ा हुआ है तो ये पेरिफेरी पे पड़ा हुआ है, पेरिफेरी कहा जाता है किनारे को। तो ये पेरिफेरल वे के ज़रिए भी स्टिमुलेट होता है। अब ये जब स्टिमुलेट हो जाएं तो इसके बाद इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का फेनोमेना किस तरह होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों का इंस्पायरेशन, कि इंस्पायरेशन के दौरान क्या होगा। तो यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं स्टिमुलेशन के लिए भी यहाँ पे हमने पेरिफेरल साइड से जो स्टिमुलेशन आ गया इसके लिए भी यहाँ पर हमने पॉजिटिव साइन लगा दिया। अब चाहे इस रास्ते से स्टिमुलेट हुआ हो सेंट्रल से या पेरिफेरल वे से स्टिमुलेट हुआ हो, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमें पढ़ना है इंस्पायरेशन का मैकेनिज़्म। तो जब DRG फॉर एग्जांपल यहाँ से स्टिमुलेट हुआ या ऊपर से स्टिमुलेट हो गया तो DRG क्या करता है, ये ख़ुद भी मैसेज ले लेता है और आगे भेज देता है किस चीज़ को? VRG को। जब VRG को ये मैसेज भेज देता है तो VRG क्या करता है, ये मैसेज नीचे भेज देता है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन के दौरान। ये मैं इंस्पायरेशन का फेनोमेना डिस्कस करने जा रहा हूँ, दिस वन, जिसके साथ मैंने डबल टिक लगा दिया। तो VRG क्या करता है, नीचे मैसेज भेज देता है स्पाइनल कार्ड के जो अंदर जो न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं, और ये मैसेज बाहर निकल आ जाता है स्पाइनल नर्व्स के थ्रू 2 रीजन में। यहाँ पर थोरैसिक रीजन में भी इससे न्यूरॉन निकलते हैं, और इसी तरह सैक्रल रीजन में भी इससे कुछ न्यूरॉन इमर्ज हो जाते हैं। तो थोरैसिक रीजन में जो न्यूरॉन इससे एराइज हो जाते हैं ये मैसेज भेज देते हैं, और ये आगे किस चीज़ के साथ कनेक्ट हैं? ये आगे कनेक्ट है आप लोगों के इंटरकोस्टल मसल के साथ। तो दिस स्पाइनल नर्व इज कॉल्ड इंटरकोस्टल नर्व, इंटरकोस्टल नर्व। तो ये तो हो गया आप लोगों का इंटरकोस्टल नर्व। अब इसके अलावा ये सैक्रल रीजन से जो निकल चुका है ये आगे जा चुका है, और ये मैसेज भेज देता है किस चीज़ को? ये भेज देता है आप लोगों के डायफ्राम के मसल को मैसेज भेज देता है, और इस नर्व को नाम दिया जाता है प्रीनिक नर्व। ये क्या कहलाता है? प्रीनिक नर्व। तो ये हो गया आप लोगों का प्रीनिक नर्व। अच्छा, तो ये VRG जब स्टिमुलेट हो जाता है तो आगे इन दो टाइप ऑफ न्यूरॉन्स को ये आगे क्या कर देता है? स्टिमुलेट कर देता है। तो ये आगे स्टिमुलेट कर देते हैं, ये न्यूरॉन भी स्टिमुलेट कर देता है और ये न्यूरॉन भी स्टिमुलेट कर, वो न्यूरॉन इंटरकोस्टल मसल को स्टिमुलेट कर देता है, और ये न्यूरॉन क्या करता है? प्रीनिक नर्व, ये डायफ्राम के मसल को
स्टिमुलेट कर देता है। तो इंटरकोस्टल मसल जब स्टिमुलेट हो जाएं तो ये क्या हो जाते हैं, कंट्रैक्ट हो जाते हैं। तो कंट्रैक्शन के लिए मैंने यहाँ पे ऐसा साइन लगा दिया कि ये मसल क्या हो चुकी है, कंट्रैक्ट हो चुकी है इंटरकोस्टल मसल। जब ये कंट्रैक्ट हो जाती हैं तो क्या होता है कि ये रिब केज भी ऊपर चला जाता है। इसके अलावा स्टर्नम जो है ये भी फ्रंट की तरफ भी और इसी तरह ऊपर साइड की तरफ भी मूवमेंट कर देता है। तो इस तरह क्या होता है, ये सारा चेस्ट कैविटी जो है इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। चेस्ट कैविटी जो है सीने का ये खाना जिसके अंदर लंग पड़े हुए हैं, ये इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, ये इंक्रीज़ हो जाता है। जब इंक्रीज़ हो जाता है तो लंग तो इलास्टिक होते हैं, तो इनके लिए क्या, इनके ऊपर ये रिब्स जो थे और स्टर्नम जो था, इनका जो प्रेशर था ये क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि लंग के अंदर प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया। पी से हमने प्रेशर को रिप्रेजेंट कर दिया और ये नीचे साइन क्या है, रिप्रेजेंट करता है डिक्रीज़ को। जब लंग के अंदर प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है और इसके अलावा ये नेक्स्ट वन क्या होता है, डायफ्राम के मसल के ये भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कॉन्ट्रैक्शन के लिए मैंने इसके साथ भी इस तरह साइन लगा दिया। तो कॉन्ट्रैक्शन से पहले इसका साइज़ डूम शेप होता है, लेकिन जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो थोड़ी साइज़ नीचे भी आ जाते हैं, ये नीचे भी चला जाता है ये मेम्ब्रेन, और ये डूम शेप की बजाय ये फ्लैट शेप एज्यूम कर लेता है। तो इस तरह यहाँ पे चेस्ट कैविटी का जो रीजन है, जो वॉल्यूम है, वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो डायफ्राम के मसल भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और इसी तरह इंटरकोस्टल मसल भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इनकी वजह से क्या होता है, ये चेस्ट कैविटी का जो वॉल्यूम है इंक्रीज़ हो जाएगा और लंग के अंदर जो प्रेशर है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। और जब ये प्रेशर इतना डिक्रीज़ हो जाए कि इसकी बजाय ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, ATM, एटमॉस्फेरिक को मैंने सिंपली ATM से रिप्रेजेंट कर दिया। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इससे हाई हो जाए, ये कम हो जाए और एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई हो जाए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या मुराद है, मतलब ईयर का प्रेशर हाई हो जाए, तो ये ईयर पर क्या कर देता है, रश कर देता है, हमला कर देता है और इसी तरह लंग की तरफ आगे चला जाता है। तो ये आ गया आप लोगों के लंग में ईयर। तो इस पूरे फेनोमेना को क्या कहा जाता है, इस पूरे फेनोमेना को कहा जाता है इंस्पायरेशन। और ये इंस्पायरेशन जो है ये एक एक्टिव प्रोसेस है। इसके दौरान ये मसल जो है एनर्जी के थ्रू कंट्रैक्ट और रिलैक्स कंट्रैक्ट होते हैं। ये खुद ब खुद वैसे कंट्रैक्ट नहीं होते, ये एनर्जी इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए इंस्पायरेशन जो है ये एक एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव, इसके ऊपर एनर्जी का एक्सपेंडिचर होता है, इसके ऊपर एनर्जी का खर्च होता है, इसलिए ये एक्टिव प्रोसेस है। तो उम्मीद है ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। अब नेक्स्ट वन हम डिस्कस करते हैं एक्सपायरेशन। अब बारी है एक्सपायरेशन की। तो एक्सपायरेशन के दौरान क्या होता है कि एक्सपायरेशन के दौरान ये दो रीजन जो है DRG एंड LRG, बेसिकली ये दो इन्वॉल्व होते हैं। इसमें इस थर्ड वन का जो VRG है इसका रोल नहीं होता। ये दोनों जब स्टिमुलेट हो जाए दोनों वे से, या सेंट्रल वे से या पेरिफेरल वे से, तो फिर क्या होता है, ये दोनों LRG एंड DRG ये आगे स्टिमुलेट हो जाते हैं और ये मैसेज भेज देते हैं किस चीज़ की तरफ, आगे भेज देते हैं मैसेज इन नर्व्स के थ्रू। लेकिन ये मैसेज भेज देता है इनहिबिटरी के बारे में, इनहिबिशन के बारे में। इनहिबिशन के लिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा दिया। जब इनहिबिशन हो जाएगा तो ये वापस क्या हो जाएंगे, ये वापस रिलैक्स हो जाएंगे, वापस रिलैक्स हो जाएंगे। इसी तरह ये डायफ्राम भी क्या हो जाएगा, ये वापस रिलैक्स हो जाएगा। तो ये भी नीचे चले जाएंगे, डायफ्राम भी ऊपर वापस ओरिजिनल डूम शेप इख्तियार कर लेगा। इसी तरह चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाएगा और लंग के ऊपर अब क्या होगा, लंग के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा बाहर से। तो बाहर से बढ़ेगा तो अंदर से भी मामला ख़राब हो जाएगा और ईयर के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। तो ये प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हाई हो जाता है तो क्या होता है कि इस लंग से फिर ईयर को क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो ईयर यहाँ पे बाहर आ गया। तो इस फेनोमेना को जिसमें इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स हो जाते हैं, डायफ्राम के मसल भी रिलैक्स हो जाते हैं और चेस्ट रिब्स जो हैं अपना ओरिजिनल पोजीशन, इसके अलावा स्टर्नम अपना ओरिजिनल पोजीशन, ये सारी चीज़ें अपना ओरिजिनल पोजीशन की तरफ चले जाएं और क्या हो जाता है, लंग के ऊपर प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है बनिस्बत एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। तो लंग के अंदर जो ईयर मौजूद है इसको एक्सपेल कर दिया जाता है बाहर एटमॉस्फेयर की तरफ। तो एक्सपायरेशन के दौरान DRG एंड LRG ये दोनों मैसेज इनहिबिटरी मैसेज भेज देते हैं प्रीनेक नर्व्स के ज़रिए और इंटरकोस्टल नर्व के ज़रिए।
तो ये हो गया इसका इनवॉलंटरी कंट्रोल। ये चीज़ें जो अब तक हम पढ़ रहे थे ये क्या है, इनवॉलंटरी कंट्रोल, हमारे काबू में नहीं होता। लेकिन बाज़ औक़ात वॉलंटरी कंट्रोल भी कुछ लिमिट तक पॉसिबल होता है, पॉसिबल टू सम लिमिट, कुछ हद तक वॉलंटरी कंट्रोल भी पॉसिबल होता है। ये कब, ड्यूरिंग सिंगिंग के दौरान, जब कोई गुलकार वगैरह या सिंगर गाना गाता है, या जब हम छींकते हैं या कपिंग वगैरह ये चीज़ें जब करते हैं, तो इस दौरान जो है सेरेब्रम से एक मैसेज आता है, और ये मैसेज जो होता है DRG की तरफ आता है, लेकिन दिस वन इज़ इनहिबिटरी मैसेज। DRG को इनहिबिट कर दिया जाता है कि तुम अब अपना एक्टिविटी नहीं करोगे, ना इंस्पायरेशन का फेनोमेना आगे परफॉर्म करोगे और ना एक्सपायरेशन का फेनोमेना आगे परफॉर्म करोगे। इसके लिए इनहिबिटरी मैसेज आता है सेरेब्रम से। यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट कर दिया। नेगेटिव साइन मींस ब्लॉकेज या इनहिबिशन। तो ये सारा पाथवे रुक दिया जाता है, इसके अंदर मैसेजेस नहीं जाते, तो फिर यहाँ पे कंट्रैक्शन वगैरह का फेनोमेना नहीं होता। लेकिन ये कुछ लिमिट तक होता है, कुछ लिमिट तक। जब हम सिंगिंग के दौरान फॉर एग्जांपल हम अपना आवाज़ क्या कर देते हैं, लंबा खींच देते हैं कि या कुर्बान वगैरह जैसा, तो इस दौरान क्या होता है, यहाँ सेरेब्रम से एक इनहिबिटरी मैसेज आता है, या हम चींकते हैं या कपिंग वगैरह करते हैं। अच्छा, तो ये हो गया इसका वॉलंटरी कंट्रोल। लेकिन बेसिकली जो है बुनियादी तौर पे ये प्रोसेस भी क्या होता है, इनवॉलंटरी होता है ब्रीथिंग। लेकिन कुछ वॉलंटरी पॉसिबिलिटी इसकी मौजूद है जो हमने डिस्कस कर लिया। अब लास्ट वन आते हैं, उन्होंने एक पॉइंट दिया हुआ है फॉर योर इंफॉर्मेशन। नॉर्मली जो है, नॉर्मली ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन इसके अंदर ज़्यादा इंक्रीज़ या डिक्रीजमेंट नहीं आता। इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का फेनोमेना ज़्यादातर ऑक्सीजन में नॉर्मली नहीं होता। लेकिन अगर कोई सीवियर कंडीशन हो जाए और ये ऑक्सीजन ब्लड के अंदर इतना कम हो जाए कि ये 20% तक आ जाए, डिक्रीज़, ये डिक्रीज़ हो जाए क्या, डिक्रीज़ O2 कंसंट्रेशन अप टू 20%। फॉर एग्ज़ाम्पल 100% मौजूद है और इसमें से 20% कमी आ गई, तो जब 20% कमी आ जाती है तो रिस्पायरेशन का रेट डबल हो जाता है। जब एक ब्रीथ हम लेते थे पहले, उसकी बजाय हम 2 लेंगे, उतना वक्त में हम 2 लेंगे। रिस्पायरेशन रेट बिकम डबल, या डबल हो जाता है, DOUBLE, डबल। अगर आसान अल्फाज में मैं आप लोगों को समझाऊं तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को पहले रिप्रेजेंट कर दिया कि हमारे यहाँ पे उन्होंने परसेंटेज की बात की है। हमारे ब्लड के अंदर नॉर्मली ऑक्सीजन का पार्शल प्रेशर जो होता है, वो ऑक्सीजन का पार्शल प्रेशर ऑफ O2 इन आवर ब्लड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 100 mmHg। ये 100 mmHg के बराबर होता है नॉर्मली। और अगर ये इतना डिक्रीज़ हो जाए कि ये 60 mmHg तक ये प्रेशर आ जाए, तो तब ये कैरोटिड बॉडीज़ और आयोटिक बॉडी जो है इनके बारे में मैसेज पिकअप कर लेता है, और रिस्पायरेशन के रेट को क्या कर दिया जाता है, डबल कर दिया जाता है। लेकिन मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि नॉर्मल कंडीशन में अगर हम कोई एक्टिविटी वगैरह करते हैं तो इतना डिक्रीज़ इसके अंदर नहीं आता। लेकिन अगर कोई डिजीज़ कंडीशन वगैरह हो तो तब ये 60 तक गिर सकता है। उस दौरान क्या हो जाएगा, रिस्पायरेशन का रेट डबल हो जाएगा। लास्ट में एक पॉइंट मुझसे रह चुका था, ये सॉरी, यहाँ पे ये एक्सपायरेशन जो है ये पेसियो प्रोसेस है, पेसियो। नॉर्मली दिस इज़ अ पेसियो प्रोसेस। जब हम कोई काम वगैरह नहीं करते और बैठे हुए हैं एक चारपाई वगैरह में, चेयर वगैरह में, तो उस दौरान ये पेसियो होता है, ये रिलैक्सेशन ऑफ द मसल अकर होता है विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। लेकिन जब हम कोई एक्सरसाइज वगैरह या किसी और स्ट्रेस कंडीशन में होते हैं तब ये भी एक्टिव प्रोसेस होता है, ये भी पेसियो की बजाय एक्टिव हो जाता है। तो ये पॉइंट था लास्ट में। तो आज की वीडियो लेक्चर हम थोड़ा बहुत लेंथी भी हो गया, इसमें हमने पढ़ लिया कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग। उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैकेनिज़्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस।